चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसके लिए लाखों स्टूडेंट सालों साल दिन रात एक कर देते हैं, वो अचानक एक झटके में रद्द हो जाए, कैसा लगेगा? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी राष्ट्रीय कांड की पूरे परतें उधेड़ने वाले हैं। 3D विजुअल्स और एनिमेशंस के जरिए हम समझेंगे कि आखिर कैसे एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम को कुछ शातिर दिमागों ने चकमा दे दिया। तो चलिए इस पूरे खेल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इस राष्ट्रीय कांड का विश्लेषण, फिर परीक्षा माफिया की पूरी कार्यप्रणाली, इसके बाद एनटीए का सुरक्षा ढांचा, फिर देश भर में हुई कार्यवाही और आखिर में भविष्य के लिए इस सिस्टम को कैसे हैक प्रूफ बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय कांड का पूरा विश्लेषण और परीक्षा रद्द होने का वो पहला झटका। 22 लाख, जी हाँ, ये महज कोई नंबर नहीं है। ये 22 लाख वो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जिनका खून पसीना इस परीक्षा से जुड़ा था। सोचिए, बिना किसी वार्निंग के जब ये अहम परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई तो इतने सारे छात्रों का भविष्य एकदम से अधर में लटक गया। इस एक आंकड़े से ही समझ में आ जाता है कि ये घोटाला कितने बड़े स्तर का था और इसका असर कितना भयानक था। अब जरा इस घटनाक्रम की रफ्तार देखिए। 3 मई को नॉर्मल तरीके से परीक्षा होती है, सब कुछ एकदम ठीक लग रहा होता है, लेकिन ठीक 9 दिन बाद 12 मई को अचानक परीक्षा कैंसिल और शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीधे सीबीआई की एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसके अगले ही दिन यानी 13 मई को पूरे देश में ताबड़तोड़ छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब महज 9 दिन के अंदर ये जो पूरा सस्पेंस थ्रिलर चला है ना, अगर इसे हम किसी 3D टाइम लैप्स वीडियो में देखें तो इसकी स्पीड सच में हैरान करने वाली है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, परीक्षा माफिया की कार्यप्रणाली। आखिर इन सॉल्वर गैंग्स ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम कैसे दिया? ये किसी हॉलीवुड की हाइस्ट फिल्म से कम नहीं है। पेपर्स को ऐसे ही किसी मोबाइल से फोटो खींचकर लीक नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि मेटाडेटा के जरिए आसानी से पकड़े जाने का रिस्क था। इसकी जगह ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सिर्फ 30 मिनट की एक विंडो खोजी गई। इन 30 मिनटों में हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल करके पेपर्स को फटाफट डिजिटाइज किया गया और फिर नासिक जैसे शहरों से प्राइवेट लीज लाइंस का इस्तेमाल करके इस डेटा को शैडो सर्वर्स पर सुरक्षित रूप से अपलोड कर दिया गया। ये पूरा ऑपरेशन कितना हाईटेक था, इस स्क्रीन पर चल रहे इस एनिमेशन इफेक्ट से बखूबी समझा जा सकता है। एकदम सटीक और सुपर फास्ट। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी चालाकी तो अब आती है। पूरा 100% पेपर लीक किया ही नहीं गया, है ना कमाल की बात। सिस्टम के फ्रॉड अलर्ट से बचने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप्स पर सिर्फ 80 से 90% पेपर ही शेयर किया गया। इनका सीधा सा लॉजिक था, नंबर इतने ही आए कि कट ऑफ पार हो जाए, लेकिन इतने ज्यादा भी ना आए कि जांच एजेंसीज का रडार तुरंत एक्टिव हो जाए। और तो और बाकायदा प्रूफ चैनल्स बने हुए थे जहां पुराने क्लाइंट्स के 5 स्टार रिव्यूज शेयर किए जाते थे। चलिए अब तीसरे भाग की बात करते हैं, एनटीए का सुरक्षा ढांचा। आखिर कागजों पर यह सुरक्षा व्यवस्था कितनी अभेद्य थी? अगर हम इन आधिकारिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि एनटीए को अपने सिस्टम की कमजोरियों का पहले से ही आइडिया था। ट्रांजिट वल्नरेबिलिटी यानी रास्ते में पेपर रोके जाने के खतरे और स्टोरेज ब्रीचेस को उन्होंने पहले ही एक बड़े रिस्क के तौर पर मार्क कर रखा था। मतलब ये बात तो जगजाहिर थी कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक के सफर में कुछ कमजोर कड़ियां मौजूद हैं। और इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए ये एक मल्टी लेयर्ड यानी बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया था। इसमें क्या क्या था? 24x7 सीसीटीवी निगरानी वाले स्ट्रांग रूम, डुअल की एक्सेस यानी वो ताले जो 2 चाबियों से खुलते हैं, डिजिटल ऑडिट ट्रेल और ट्रांसपोर्ट के लिए बाकायदा पुलिस एस्कॉर्ट। सच कहें तो कागज पर देखने में ये सिस्टम एकदम फुल प्रूफ और शानदार लगता है। और इस ढांचे को और कड़ा बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता नीति भी लागू थी। नियमों में एकदम साफ लिखा था कि सोशल मीडिया पर कोई भी लीक या अनधिकृत प्रवेश हुआ तो तुरंत क्रिमिनल एक्शन होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए, इस सख्त नीति के बावजूद जमीनी हकीकत ये थी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर खुलेआम पेपर बिक रहे थे। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल का ये फर्क हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के उदाहरण से एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। हुआ क्या कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने मुख्य दरवाजे पर तो बड़ा सा ताला लगा दिया, लेकिन पीछे का दरवाजा उसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया।
मुख्य आरोपी सुबह 8:02 पर उसी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा और पूरे 1 घंटा 20 मिनट तक कंट्रोल रूम में आराम से बैठा रहा। वहीं उसने प्रश्न पत्रों की तस्वीरें खींची और उन्हें आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, राष्ट्रव्यापी कार्यवाही। जब ये भंडाफोड़ हुआ तो कानून का शिकंजा कैसे कसा गया? शुरुआती एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद जो गिरफ्तारियां हुईं, उनका ज्योग्राफिकल फैलाव देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये सिर्फ किसी एक शहर या राज्य की बात नहीं थी। सीबीआई ने जो तेज एक्शन लिया, उसमें जयपुर से 3, गुरुग्राम से 1 और नासिक से 1 गिरफ्तारी हुई। इस शानदार 3D डेटा विजुअलाइजेशन से एकदम क्लियर हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि एक पूरा इंटरस्टेट सिंडिकेट था जिसके तार देश के कोने कोने में फैले हुए थे। ऐसे हाईटेक और शातिर अपराधियों से निपटने के लिए हमारे सिस्टम को भी कुछ कड़े कानूनों की जरूरत थी, और इसीलिए हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा रोकथाम विधेयक 2024 लाया गया है, जो एक बहुत ही अहम कदम है। इस कानून के टेक्स्ट को देखकर समझ आता है कि हमारा लीगल सिस्टम इन आधुनिक और डिजिटल खतरों से निपटने के लिए खुद को कितनी तेजी से अपडेट कर रहा है। इस नए कानून ने क्राइम की परिभाषा को एकदम क्लियर कर दिया है। अब सिर्फ पेपर लीक करना ही अपराध नहीं है, बल्कि अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करता है, किसी के साथ मिलीभगत करता है या बिना परमिशन के ओएमआर शीट तक पहुंचने की कोशिश भी करता है ना, तो वो सब अब गंभीर अपराध की कैटेगरी में आएगा। ये एक बहुत ही कड़ा और सीधा मैसेज है कि परीक्षाओं में सेंधमारी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भविष्य के लिए इस सिस्टम को सुरक्षित करना। आखिर फ्यूचर की तकनीक हमें कैसे बचा सकती है? इस दिशा में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है डायनामिक प्रश्न पत्र का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परीक्षा हॉल में बैठे हर एक स्टूडेंट के पास सवालों का एकदम अलग सेट होगा। डिफिकल्टी लेवल सबका सेम रहेगा, लेकिन सवाल सबके अलग। स्क्रीन पर दिख रहे इस 3D मॉडल को देखिए। इससे साफ पता चलता है कि गणित के हिसाब से अगर कल को कोई एक पेपर लीक हो भी जाता है तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ एक ही छात्र पर पड़ेगा, पूरे के पूरे सिस्टम पर नहीं। मतलब इस मास लेवल के लीक को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सकता है। और सोचिए, अगर हम इस फिजिकल पेपर वाले सिस्टम को ही पूरी तरह से बाय बाय कह दें तो? इसका एक कमाल का डिजिटल सोल्यूशन है, एन्क्रिप्टेड प्रोजेक्टर डिस्प्ले। मतलब ट्रंक में भर भर के कागज भेजने का झंझट ही खत्म। इसकी जगह परीक्षा शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले सारे सेंटर्स पर एक एन्क्रिप्टेड फाइल भेजी जाएगी। इसे खोलने के लिए भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा और फिर सीधा वीडियो आउटपुट के जरिए सवाल प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले हो जाएंगे। भाई, जब रास्ते में कोई फिजिकल पेपर होगा ही नहीं तो कोई उसे चुराएगा कैसे? है ना एकदम सॉलिड आइडिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मॉडर्न तकनीक सच में इंसानी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मात दे सकती है? आज हमने देखा कि कैसी लूपहोल्स का फायदा उठाया गया, और हमने ये भी समझा कि 3D डायनामिक जनरेशन और एन्क्रिप्टेड डिलीवरी जैसी शानदार तकनीकें इसे कैसे रोक सकती हैं। लेकिन जब तक इंसानी नियत में ही खोट मौजूद है, क्या दुनिया का कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित होने का दावा कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।